रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। हो रोते हुए। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सारे नु भाई, की हाल चाल? वधिया सारे तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया है सारी? बच्चा कह रहे बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप सुनाओ क्या हाल चाल है? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा, कई बच्चे तो ना मुझे दोबारा से देख रहे हैं, कह रहे विवेक सर ही आए हैं भाई। कह रहे ये विवेक सर ही हैं के? सर ने तो कहा था कि संडे और मंडे छुट्टी करेंगे, ये फिर संडे को आके बैठ गए। सर को कोई काम काम नहीं है क्या? मतलब यहाँ पे आके यूट्यूब पे आके बैठ जाते हैं। सर ने कोई थोड़ा रेस्ट रूस्ट करना है कि नहीं करना? मैं घर गया ही नहीं नालायकों। मैंने कल आपको अनाउंसमेंट के अंदर कहा भी था, मैं घर ही नहीं गया, मेरा प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया। अब वो घर का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, दूसरा घर मेरा आप हो, मैं आपके साथ आ गया। ठीक है ना? तो ध्यान रखना सर, जब तक मैं घर नहीं जाऊंगा, 2-3 के ऑफ नहीं करूंगा, तब तक मैं आपकी क्लास लेता रहूंगा। ठीक है? और मैंने कल अनाउंसमेंट के अंदर भी वैसे आपको बता दिया था कि आज हमारा स्टूडेंट दरबार का सेशन होगा। कई बच्चों को नहीं पता, फटाफट से पहले तो उनको पकड़ के लेके आओ। जो सोच के बैठे हैं कि आज ऑफ है, आज पीजीपी की रिवीजन क्लास नहीं होगी, उनको जल्दी पकड़ के लेके आओ, नहीं तो उनकी रिवीजन क्लास मिस हो जाएगी। और दूसरा दूसरा अच्छा, एक बात मुझे सोच के बताना, आप मुझे क्या मानते हो? आप मुझे क्या मानते हो? कई बच्चे कह रहे हैं परिवार मानते हैं, कई बच्चे कहते हैं टीचर मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं, मेंटर मानते हैं, सर मानते हैं, कई बच्चे कह रहे हैं विवेक बाबा मानते हैं, कई बच्चे तो नालायक हैं मेरे प्याज कलर के बच्चे, प्याज और आलू कलर के बच्चे। वे 2 कलर के बच्चे मैंने और जोड़े, प्याज और आलू कलर के बच्चे, वो मैं भूल गया था पहले। इधर सुना ध्यान से। अब अगर आप मुझे कुछ भी मानते हो, अगर मैं आज आपको गुस्से होता हूं या आज मैं आपको कोई पनिशमेंट देता हूं, क्या आप पनिशमेंट लोगे मेरी? लोगे नहीं लोगे? फटाफट हाँ या ना तो बोल दो सर, फिर फटाफट हमें स्टूडेंट दरबार स्टार्ट करना है। जल्दी बताओ, पनिशमेंट लोगे नहीं लोगे? लोगे ना? तो ऐसा करो, जितने बच्चे अब सामने बैठे हैं, जितने बच्चे सामने बैठे हैं, घर वालों को जो बोलते हैं बोलने दो, घर वालों को जो बोलते हैं बोलने दो। सारे बच्चे जैसे बचपन में स्कूल के अंदर करते थे ना, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। मैं भी हाथ ऊपर करके खड़ा हूं सर, मैं भी हाथ ऊपर करके खड़ा हूं, आप सब भी खड़े हो जाओ जल्दी जल्दी। बच्चा कह रहा है पहले ये बताओ किस चीज का आपका पनिशमेंट दे रहे हो? अभी बताऊंगा, एक बार पहले हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। हाँ, वो अब नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इधर सुना ध्यान से, एक बात मुझे बताओ, मैंने कहा संडे क्लास नहीं आएगी, मैंने कहा मंडे क्लास नहीं आएगी, क्या आप मुझे होमवर्क नहीं भेजोगे? बच्चा कह रहा है हमने होमवर्क भेजा है। जो आपने होमवर्क भेजा है वो बहुत कम बच्चे हैं, काफी सारे बच्चों ने होमवर्क भेजा नहीं है। बच्चा कह रहा है फिर हमारे हाथ ऊपर खड़े क्यों करवाए? क्योंकि आपके आंसर भी गलत हैं। गिने चुने कई बच्चे ऐसे हैं जिनके आंसर सही हैं, बाकी पूरी फैमिली के आंसर गलत है मेरे। और आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया आज। मुझे उम्मीद नहीं थी बिल्कुल आपसे ये। और आपके एग्जाम जून में थे और आज हमारी 6 जून है। 7 जून को तो हमारे एग्जाम खत्म हो जाते हैं, और अगर अभी आपकी परफॉर्मेंस है तो आप एग्जाम में क्या करके आओगे जी? और जो मैंने कल सीरीज अनाउंस की है वो स्पेशली उन लोगों के लिए की है जिनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। नई सीरीज मैंने नाम बता दिया था ना, नई सीरीज क्या थी? 27 मिनट, 27 मिनट 7 कॉन्सेप्ट उस सीरीज का नाम है। और उसमें ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो बहुत सारे बच्चे गलती करके जाते हैं। चलो उन कॉन्सेप्ट को छोड़ो, बट यार डेप्रीसिएशन वाले क्वेश्चन थे वो भी आपने सही नहीं किए। अब मैं कुछ बच्चों के नाम बोल दूं, नहीं कुछ बच्चों के नाम बोल दूं, ताकि उन बच्चों को भी पता लगे कि आज के बाद हमें गलती नहीं करनी। साक्षी, आपके आंसर गलत हैं। सदफ, आपके आंसर भी गलत हैं। उसके बाद प्रवेश, आपके आंसर भी गलत हैं। योगिता, शुभम, मानसी, और भी कई सारे बच्चों की लंबी चौड़ी लिस्ट है, आपके आंसर सारे गलत हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने किया क्या यार। आपको मैंने कहा था रेट नहीं बताना, आपको बतानी है वैल्यू, और वैल्यू आपने गलत निकाली है। बट मैं ये नहीं कह रहा सारे गलत हैं, कुछ बच्चे सही भी हैं, मेरी फैमिली के बच्चे इंटेलिजेंट भी हैं। आंसर है, उनका नाम है भावना मेहंदीरता, आपके सही हैं। जोली हो गया, अभिनव हो गया, अमनदीप हो गया, प्रखर हो गया, और भी कई 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिनके सही हैं, बाकी सब नालायक बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। और सर मुझे बर्दाश्त नहीं है, आपके एग्जाम आने वाले हैं, अगर मैं इतना हार्डवर्क कर रहा हूं तो मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली के बच्चे के आंसर गलत हो। तो प्लीज 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 प्रोविजन ध्यान से सुना करो, और जब मैं क्वेश्चन करवा रहा होता हूं क्वेश्चन ध्यान से देखा करो। अभी मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आज हमारा टारगेट क्या है? एक तो वो 5 क्वेश्चन करने, और कुछ प्रोविजन आज हमें और कंप्लीट करने हैं। कुछ प्रोविजन आज हमें और कंप्लीट करने हैं। अब जितने बच्चे सामने बैठे हैं जिनके आंसर गलत हैं, चेक करना गलती हुई कहां थी। ठीक है? और कान पकड़ के सॉरी मांगता हूं अगर आपको बुरा लगा मैंने हाथ ऊपर खड़े करवाए, बट कई बच्चों ने तो खड़े किए ही नहीं सर। वो तो मुझे कुछ मानते नहीं, उनको तो लगता है विवेक सर ऐसे ही बेलिया है, बैठ जाते हैं आके, हम उनकी बात क्यों मानेंगे? अगर आप मेरी बात मानते नहीं, एग्जाम में देख लो आपको दिक्कत आएगी। फिर अगर मैं आपको फैमिली मान के चल रहा हूं, आप मुझे फैमिली मान के चलोगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, इधर सुना ध्यान से, अब एक बार चेक करते हैं आपने आंसर में कहां कहां गलतियां की हैं, आंसर क्या निकल के आए हैं। इधर देखो ध्यान से, अब सारे बच्चे यहां पे ध्यान देंगे। बच्चे कह रहे हैं सर आज गुस्से में आए हैं। गुस्से में नहीं हूं मैं, आपसे प्यार करता हूं तभी मुझे गुस्सा आता है कि मेरी फैमिली का बच्चा गलती क्यों कर रहा है इतनी रिवीजन कराने के बाद भी। और आपको मैंने कहा था 4 लेक्चर में रिवीजन खत्म करेंगे, आज हमारा 4th लेक्चर है, अभी रिवीजन बहुत पड़ी है हमारी, और मुझे उम्मीद है हमारे 2 से 3 लेक्चर और लगेंगे, बट मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे प्रॉब्लम तब आती है इतनी रिवीजन कराने के बाद भी अगर आप गलती करोगे फिर दिक्कत आएगी। कई बच्चे कह रहे हैं सर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवा दो। एमसीक्यूज तो मैं हर चैप्टर के बाद करवाता ही हूँ, एमसीक्यूज तो हर चैप्टर के बाद होते हैं, आपके डाउट सेशन भी रखता हूँ सर, और मैं क्या करूँ बताओ। उसके बावजूद भी गलती करोगे फिर बहुत बड़ी दिक्कत आएगी जी। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे जी। एक बार चेक करते हैं, पहले एक बार चेक करो हमारे सेक्शन कौन कौन से हो चुके हैं और आज हमें कौन से करने हैं जी। सेक्शन 28 हम कर चुके हैं, 29 कर चुके हैं, 30 कर चुके हैं, 31 कर चुके हैं, एक्सप्लेनेशन 1 कर चुके हैं जी, एक्सप्लेनेशन 5 कर चुके हैं, 30 to 1 2 कर चुके हैं, 1 to A कर चुके हैं, प्रोविजो टू 30 to 1 कर चुके हैं। और ये जो सर्कल वाले प्रोविजन हैं ये आज हमें कंप्लीट करने हैं, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे, बाकी सारे प्रोविजन कंप्लीट कर चुके हैं। और जितने प्रोविजन अभी तक हमने कंप्लीट किए हैं डेप्रीसिएशन वाले, उसके बेस पे कल मैंने आपको ये 5 एग्जाम्पल दिए थे, आपने 5 एग्जाम्पल में से कई बच्चों के तो 5 के 5 ही गलत है, कमाल हो गया जी। चलो होता है ना 1-2 सही हो, दिल को दिलासा मिलता है कि चलो मेरी फैमिली पढ़ रही है, आपके 5 ही गलत हैं और मुझे समझ ही नहीं आ रहा पढ़ाई कैसे कर रहे हो फिर। और ये वही बच्चे हैं, ये वही बच्चे हैं जो 5-5 6-6 टीचर की बुक लेके बैठे हैं। सर आपको मेरी बातें बुरी लगती होंगी, बट ध्यान रखना सफलता में ये बहुत बड़ा रोड़ा है। 5-5 6-6 टीचर की बुक, 5-5 6-6 टीचर के स्कैनर, 5-5 6-6 टीचर के रिवीजन क्लासेस, वो दिमाग इतना कंफ्यूज कर देंगे, इतना कंफ्यूज कर देंगे आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। आपको मैंने पहले भी कहा था आप मेरी रिवीजन क्लास देखो मत देखो, मेरा स्कैनर करो मत करो, बट 1 या 2 टीचर के स्कैनर हो उसमें से ही क्वेश्चन करो, बिना बात की कंफ्यूजन मत पालो। सर आपके एग्जाम आने वाले हैं अभी, और मैं दिल से आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, सही बता रहा हूं मैं। और मुझे हर एक बच्चे के एग्जाम क्लियर चाहिए, बस ये बात ध्यान देना। मुझे ये सुनने को नहीं मिलना चाहिए कि सर एग्जाम हमारे क्लियर नहीं हुए। तो भी बातें समझ लो, अभी भी टाइम है, जल्दी समझ जाओगे, अच्छी बात होगी, आपके लिए ध्यान रखना। और कल से हमारी जीएसटी की रिवीजन क्लास भी स्टार्ट हो रही है रात को 10 बजे, तो उसको सही ढंग से देख लेना जी, क्योंकि जीएसटी के अंदर पूरे में से पूरे नंबर चाहिए मुझे, ये बात ध्यान देना जी। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, अब एक बार चेक करना जी, जिनके सही हैं वो भी यहाँ पे चेक करेंगे, जिनके गलत हैं वो तो जरूर चेक करेंगे। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ यार। क्वेश्चन नंबर 1 पे डेप्रीसिएशन के सारे कॉन्सेप्ट हमने कर लिए। नॉर्मल डेप्रीसिएशन, एडिशनल डेप्रीसिएशन, अगर यूज करोगे लेस देन 180 तो आपको हाफ मिलेगा, ये सारी बातें हम रिवाइज कर चुके हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 देखना, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं 1 जून 2020 को आपने 100 लाख रुपए की नई मशीन आपने परचेज की है, उसको यूज किया 15 सितंबर को। अब अगर आपने जिस ईयर में परचेज की अगर सेम ईयर में यूज की और यूज 180 डेज से ज्यादा है तो डेप्रीसिएशन आपको पूरा मिलेगा, हाफ नहीं मिलेगा। अच्छा पूरा कितना मिलेगा, नॉर्मल कितना मिलेगा 15, एडिशनल कितना मिलेगा 20। सर एडिशनल कितना मिलेगा 20 मिलेगा, नॉर्मल कितना मिलेगा 15 मिलेगा। तो यहां तो कुछ था ही नहीं। 100 लाख का 15 कितना हो गया जी, 15 लाख रुपए ये निकल के आ गया और 20 लाख रुपए ये निकल के आ गया। इसमें अगर किसी ने गलती की है वो पीजीपी समझ ही नहीं सकता, और उम्मीद करूंगा 100% बच्चों का ये तो सही होगा, 15 और 20 लाख रुपए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा अब यहां पे ना बच्चों ने ये तो सही कर दिया, जब मैंने बोला अगले साल निकालो डेप्रीसिएशन, बच्चे ने पता क्या किया, बच्चे ने क्या किया 100 लाख में से 15 लाख रुपए नॉर्मल माइनस कर दिया, बैलेंस बचा 85 का लगा दिया 15% और यहां पे आंसर कर दिया। वो आंसर गलत है। सर एक बात मुझे सोच के बताना, एक बात मुझे सोच के बताओ, आपने फिर प्रोविजन क्या रिवाइज की है? इट मींस आप यहां पे बैठ के रट रहे हो। आपको मैंने कहा भी था नॉर्मल डेप्रीसिएशन जो है वो डब्ल्यूडीवी पर निकालोगे। एक बात मुझे सोच के बताओ, मैंने क्या कहा था कि नॉर्मल डेप्रीसिएशन जो है वो किस पे निकालोगे, डब्ल्यूडीवी पे निकालोगे। और डब्ल्यूडीवी कैसे निकलती है, कॉस्ट माइनस में डेप्रीसिएशन। अब वो चाहे डेप्रीसिएशन ओरिजिनल हो चाहे एडिशनल हो, दोनों ही माइनस होते हैं, उसके बाद जो डब्ल्यूडीवी होगी उस पे निकालोगे नॉर्मल। बट आपने क्या कलाकारी की, आपने क्या किया, 100 में से 15 माइनस किए, 85 बचा, आपने 85 पे निकाल दिया। ये 20 लाख रुपए कहां गया? एक बच्चा कह रहा है यार मैं नहीं खेलूंगा सर के साथ, ये 20 लाख तो एडिशनल है ना। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, 20 लाख एडिशनल है बट डेप्रीसिएशन तो है ना। सर ये 20 लाख एडिशनल है बट डेप्रीसिएशन तो है ना। और ये बातें आपने बचपन में क्लास में ही पढ़ी हैं, कितने कितने लेक्चर क्लास में लगाए हुए
मैंने उस टाइम भी कहा था कि कॉस्ट माइनस में डेप्रीसिएशन, फिर आएगी WDV। और डेप्रीसिएशन चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो एडिशनल हो, दोनों ही माइनस होंगे। उसके बाद जो WDV आएगी उस पर आपको निकालना पड़ेगा अगले साल का। अब एक बात बताओ जी, यहां पे क्या करूंगा, 100 में से 15 भी माइनस करूंगा, 100 में से 20 भी माइनस करूंगा, 65 बचेगा, उसका निकालूंगा 15%। यहां पे 9.75 अगले साल आएगा। 9.75। मैं ये नहीं कह रहा सारे बच्चे गलत हैं, कुछ बच्चों का सही भी है, बट काफी सारे बच्चे गलत हैं जी। और यहां पे एडिशनल आएगा ही नहीं, क्योंकि एडिशनल पूरा का पूरा 20% मिल गया, और अगर एडिशनल पूरा 20 मिल गया अगले साल नहीं मिलेगा। ये आंसर पहले क्वेश्चन का था। बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा। अब अगर आप कहते हो कि सर इससे आसान क्वेश्चन नहीं बनेगा क्या, तो इससे आसान तो बस एक बनेगा कि इंस्टीट्यूट फिर आपको साथ में आंसर भी बता दे कि बेटा ये आंसर भर लेना, ये आंसर सही है। इससे आसान नहीं बन सकता जी। और इसमें कुछ है ही नहीं यार, इसमें कुछ है ही नहीं, है तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। भाई हमें डेप्रिसिएशन WDV पर निकालना है, तो WDV तो हर बच्चे को पता होनी चाहिए कैसे निकलती है, कॉस्ट माइनस में डेप्रिसिएशन, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो एडिशनल हो। तो यहाँ पे कितना आ गया 9.75। 9.75 कैसे निकला, 65 का अगर 15% लगाओगे तो आपका 9.75 आएगा। इस तरह से आपका आंसर होगा जी। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा हो जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड पे आओ जी। अब एक बार सेकंड क्वेश्चन, अब मैं आपको दोबारा मौका दे रहा हूं जी, एक बार सेकंड क्वेश्चन खुद ट्राई करके देखो। अब चेक करता हूं आप में से कितने बच्चे सही करते हैं। एक बार सेकंड क्वेश्चन खुद ट्राई करो जी, एक बार ट्राई करो, फटाफट से निकालो जी, फटाफट सेकंड का निकालो। क्या निकालोगे आप? अब यहाँ पे पहली बात तो ओल्ड मशीन है जी, हाँ जी पहली बात ओल्ड मशीन है। ये बताओ एडिशनल मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ या ना तो बोल दो सर एडिशनल मिलेगा नहीं मिलेगा। मतलब ही नहीं होता क्योंकि ओल्ड मशीन है, एडिशनल का तो मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे नॉर्मल मिलेगा, नॉर्मल कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा जी। नॉर्मल कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा। सर चेक करो रक्षाबंधन का दिन है 14 फरवरी, 14 फरवरी रक्षाबंधन का दिन है, उस केस में लेस देन 180 डेज यूज है, कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा। हाफ का मतलब 7.5% मिलेगा। तो अगर मैं 80 लाख का 7.5% निकालूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा जी, यहाँ पे नॉर्मल आएगा 6 लाख, एडिशनल यहाँ पे आएगा नहीं, एडिशनल यहाँ पे आएगा नहीं। अगले साल अब नॉर्मल कितना मिलेगा, 80 लाख में से 6 लाख माइनस कर दो क्योंकि एडिशनल तो है नहीं, 74 अगले साल मिलेगा पूरा 15%। तो पूरा 15% निकालूंगा तो कितना बनेगा जी, 11,10,000 मतलब 11.10 इतना मिलेगा, एडिशनल मिलेगा नहीं। ये आपका सेकंड का आंसर आएगा। बताओ इस क्वेश्चन में था क्या जी? और मुझे उम्मीद है सेकंड वाला क्वेश्चन कई बच्चों का सही होगा जी। और सेकंड वाला पता क्यों सही है? खुश मत हो मेरे बच्चे, मेरे बच्चा खुश हो रहा है, कह रहा है यस मैंने कहा था ना मेरा एक क्वेश्चन सही होगा। मेरे बच्चे एडिशनल इसमें नहीं है, आपने सेकंड सही कर दिया, फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? अगर एडिशनल होता फिर आप गलती करके आते। मैं कह रहा हूं जहां एडिशनल है उस केस में कैसे करना है, मेन पॉइंट ये है। ये नहीं है कि अगर सिर्फ नॉर्मल आ गया तो सही है। चलो वो बात सही है, अगर ये क्वेश्चन आता आप सही करके आते, बट सर लॉजिक कहां पे क्लियर होंगे, जहां एडिशनल भी होगा। ठीक है, ये वाला सही है, उम्मीद करता हूं काफी सारे बच्चों का। पहले में गलती थी, पहला देख लिया, दूसरा सही है जी। आगे बढ़ सकता हूं पक्का पक्का। अब आओ तीसरे पर आओ जी। तीसरा क्वेश्चन तो मजेदार है जी, तीसरा मजेदार है। एक बार तीसरे पे आना। तीसरे में आपने मशीन नई परचेज की है, नई परचेज की 16 की, और इस साल आपने 18 दिसंबर 2020 को आपने पुट टू यूज कर लिया, मतलब लेस देन 180 डेज है, और बिहार है, बैकवर्ड एरिया है, नई फैक्ट्री है, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो एडिशनल मिलेगा 35। बट अगर लेस देन 180 यूज करोगे तो कितना मिलेगा, 17.5 मिलेगा। मेरे बच्चे बोलो हाँ कितना मिलेगा, 17.5 मिलेगा ना। तो यहाँ पे नॉर्मल कितना मिलेगा, पहले नॉर्मल निकालते हैं। नॉर्मल लेस देन 50% है, मतलब सॉरी लेस देन 180 है तो हाफ मिलेगा। तो 16 लाख का 7.5 निकालूंगा तो 7.5 लाख मिलेगा नॉर्मल, और एडिशनल मिलेगा 17.5। बोलो हाँ 17.5 में कोई दिक्कत तो नहीं है? अब दोबारा बोलो 17.5 क्यों मिलेगा जी, क्योंकि रेट 35% है, यूज लेस देन 180 है तो हाफ मिलेगा 17.5, ये निकल के आ गया। अब यहाँ पे नॉर्मल कितना है जी, 7.5, हाफ मिलेगा तो 7.5 कितना आ गया, 7.5। अगले साल नॉर्मल कितना मिलेगा जी, जल्दी बोलो अगले साल नॉर्मल कितना मिलेगा। नॉर्मल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 16 की मशीन है, माइनस में 7.5 करो, माइनस में 17.5 करो, ठीक है, ये हो गया 75। उसका निकाल दो अगले साल 15%, ये आएगा 11.11 लाख, मतलब 11,25,000। ये मेरा नॉर्मल आएगा जी, ये मेरा आएगा नॉर्मल। नॉर्मल कैसे निकालना है, WDV पर। दोबारा बोलो नॉर्मल कैसे निकालना है, WDV पर। फिर बोलो नॉर्मल किस पे निकालना है, WDV पर। और WDV कैसे आएगी, कॉस्ट माइनस में डेप्रिसिएशन।
तो कॉस्ट मेरी 16 लाख है, माइनस में दोनों मैंने माइनस कर दिए, बैलेंस आएगा उसका निकाल दिया 15। अब बात करो एडिशनल। अब एडिशनल मेरा टोटल 35 था, अगर 17.5 मुझे यहां पे मिल चुका है तो क्या बैलेंस मुझे अगले साल मिलेगा नहीं मिलेगा? यस मिलेगा, याद करो मैंने आपको बताया था। और कई नालायक बच्चे ऐसे हैं एडिशनल को भी कोशिश कर रहे हैं डब्ल्यूडीवी पर निकालने की। मैंने आपको रिवीजन क्लास में बताया था कि एडिशनल डेप्रिसिएशन आपका एक्चुअल कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है, डब्ल्यूडीवी पे कैलकुलेट नहीं होता। तो भैया एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या? एक्चुअल कॉस्ट मींस 16 लाख मेरी कॉस्ट है, उसका 35 हो गया, 17.5 अगर पहले मिल गया तो बैलेंस जो होगा 17.5 वो यहां पर आएगा, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, तो बस इतना रटने वाला बच्चा इतना बात ध्यान दे। अब उनकी बारी आ गई है, अब बारी है रटने वाले बच्चों की। रटने वाले बच्चे इतनी बात ध्यान दें, नॉर्मल मिलता है डब्ल्यूडीवी पर, एडिशनल मिलता है एक्चुअल कॉस्ट पे, ये बात ध्यान देना चाहिए। नॉर्मल किस में मिलता है? डब्ल्यूडीवी पर। एडिशनल किस में मिलेगा? एक्चुअल कॉस्ट पे। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। लो जी, एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसको पैकअप करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 तो काफी सारे बच्चों ने गलत किया। एग्जाम्पल नंबर 4, एक बार एग्जाम्पल नंबर 4 देखना। एग्जाम्पल नंबर 4 वेस्ट बंगाल है, बैकवर्ड एरिया जी, बैकवर्ड एरिया। अब यहां पे मशीन परचेज की है 80 लाख रुपए की नई मशीन परचेज की, और इस साल है रेडी टू यूज, मतलब इस साल आपने पुट टू यूज नहीं की। और अगर इस साल आपने पुट टू यूज नहीं की तो ना तो मिलेगा नॉर्मल ना ही मिलेगा एडिशनल, क्योंकि दोनों ही मिलना तब स्टार्ट होते हैं जिस ईयर में आप पुट टू यूज करते हो। मैं दोबारा बोलूंगा, दोनों ही मिलना तब स्टार्ट होते हैं जिस ईयर में आप एक्चुअल पुट टू यूज करते हो, उस ईयर से मिलना स्टार्ट होते हैं, उससे पहले मिलना स्टार्ट नहीं होते। और मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब यहां पे नॉर्मल क्रॉस है, एडिशनल क्रॉस है, ये बात तो क्लियर है। अब अगले साल आओ जी, अगले साल उसने पुट टू यूज किया लेस देन 180 के लिए। मेरी पूरी फैमिली जानती है, मेरी पूरी फैमिली जानती है, अगर जिस साल परचेज किया अगर सेम ईयर में यूज किया लेस देन 180 फिर तो मिलेगा हाफ, अगर अगले साल पुट टू यूज किया होगा ना तो आपको पूरा मिलेगा। अब सोच समझ के बोल देना जी, सोच समझ के बोलना। इस साल जो आपको एडिशनल मिलेगा, इस साल जो एडिशनल मिलेगा कितना मिलेगा? फुल मिलेगा या हाफ मिलेगा? फुल मिलेगा, चाहे वो लेस देन 180 ही क्यों ना हो तो भी कितना मिलेगा? फुल मिलेगा। तो अगर नॉर्मल है भैया यहाँ पे 100 लाख का, सॉरी 80 लाख का है, तो 80 लाख का 15% कितना हो गया जी? 12 लाख रुपए आपका ये हो गया। नॉर्मल कितना होगा? 12 लाख रुपए। 80 का 15% निकालोगे 12 लाख रुपए। एडिशनल, एडिशनल मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कितना मिलेगा? 35 मिलेगा। वो भी कितना मिलेगा? पूरा मिलेगा, 35% मिलेगा। तो अगर मैं 80 लाख का 35% निकाल दूंगा तो 28 लाख रुपए मिलेगा एडिशनल। कई बच्चों ने यहाँ एडिशनल निकाला ही नहीं है। वो पता क्या, वो उन्होंने क्यों नहीं निकाला? उनको लग रहा था एडिशनल मिलता है फर्स्ट ईयर में। सर फर्स्ट ईयर का मतलब ये होता है जिस ईयर में पुट टू यूज करोगे उस ईयर से मिलना स्टार्ट होगा, बस ये बात ध्यान देना। फर्स्ट ईयर का मतलब ये कभी नहीं होता कि जब परचेज किया आपने, चाहे नॉर्मल हो चाहे एडिशनल हो, दोनों ही आपको पुट टू यूज से मिलते हैं, बस ये बात ध्यान दो। जहां पुट टू यूज करोगे उसी साल से मिलना स्टार्ट होंगे, चाहे वो नॉर्मल है चाहे वो एडिशनल है। ठीक है, और यहां पे यूज आपने लेस देन 180 किया, उसके बावजूद भी पूरा क्यों मिला? क्योंकि यहां पे प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं है। प्रोविजो उस साल में एप्लीकेबल होती है जिस साल परचेज करोगे। अगर सेम ईयर में यूज करोगे उस साल तो प्रोविजो लगेगी, नहीं तो प्रोविजो नहीं लगेगी। ठीक है नहीं? तो यहाँ पे नॉर्मल नील, एडिशनल नील। अगले साल नॉर्मल कितना मिलेगा? 12, एडिशनल कितना मिलेगा? 28 लाख रुपए। 28 लाख कैसे? 80 लाख अगर 35% निकालूंगा तो आपका एडिशनल आ जाएगा जी। अब जाके एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट हो गया। बताओ एग्जाम्पल नंबर 4 में कोई डाउट जी? कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं? पक्का पक्का आओ जी। अब एग्जाम्पल नंबर 5 पे आओ। एक बार एग्जाम्पल नंबर 5 देखना जी। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपने क्या कलाकारी की है? एग्जाम्पल नंबर 5 में 120 लाख है जी। एग्जाम्पल नंबर 5 में 120 लाख निकल के आ रहा है। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 5 में 120 है, क्या आप में से कोई बताएगा? न्यू मशीन एक्वायर की है बट ये बैकवर्ड एरिया में नहीं है, तो इस केस में एडिशनल, हाँ सोच समझ के बोलना, इस केस में एडिशनल कितना मिलेगा? इस केस में एडिशनल कितना मिलेगा? 35 मिलेगा या आपको 20 मिलेगा? 35 या 20 मिलेगा? ना तो 35 मिलेगा ना ही 20 मिलेगा, एडिशनल मिलेगा 10%। चेक करो, 18 नवंबर है, 18 नवंबर से 31 मार्च कितना हो गया? लेस देन 180 हो गया ना। तो अगर यूज आपका लेस देन 180 तो कितना मिलेगा? हाफ मिलेगा। अब यहाँ पे पहले तो नॉर्मल निकाल लो, नॉर्मल मिलेगा 7.5, तो 120 का 7.5 आ गया, 9 लाख रुपए नॉर्मल आ गया जी। एडिशनल मेरा आ गया यहाँ पे, अगर 120 का निकालूंगा 10%, 12 लाख रुपए एडिशनल आ गया। अगले साल नॉर्मल कितना आएगा? 120 में से 9 माइनस कर दो, 120 में से 12 माइनस कर दो, 99, उसका 15% आ गया जी 14.85,
और यहाँ पे तो 12 एडिशनल मिलेगा, क्योंकि 12 क्यों, क्योंकि जो एडिशनल पहले साल मिला वही अगले साल मिलेगा, क्योंकि वो एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर मिलता है, डब्ल्यूडीवी पर नहीं मिलता। ये आंसर आएगा जी 9, 12, 14.85 और 12, ये आंसर आएगा जी। अब जिन्होंने आंसर ही नहीं दिए थे ये सोच के कि संडे की छुट्टी है, मंडे की भी छुट्टी है, आंसर क्यों दें, तो उनसे मैं क्या बोलूँ जी, उनसे मैं बोलूँ क्या। ठीक है, ये 5 एग्जाम्पल थे जी, उम्मीद करता हूँ 5 एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे जी, उम्मीद करता हूँ 5 एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 5 एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जी। इसी के साथ अब मैं आ रहा हूँ जी, आज हमें प्रोविजन कौन कौन से करने हैं वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूँ जी, अब प्लीज ध्यान सुनना। अब ये सारे प्रोविजन हमने कंप्लीट कर लिए जो आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसको मैंने टिक मार्क किया हुआ है। बाकी जो सर्कल वाले प्रोविजन है वो आज हमें करने हैं। अब जो सबसे पहला प्रोविजन मैं करवाने जा रहा हूं ना, दैट इज 32 AD इन्वेस्टमेंट अलाउंस। ये हमारा इन्वेस्टमेंट अलाउंस है। अब जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस है ना, पहली बात ये ध्यान रखना जी, जो बच्चे रेगुलर बैच वाले हैं वो बच्चे बढ़िया समझ पाएंगे, जो बच्चे कहीं से पढ़े हैं वो भी समझ पाएंगे, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी शायद समझ पाएंगे अगर आपने पहले सही ढंग से पढ़ा है। अब जो आपका सेक्शन नंबर 32 AD है वो इन्वेस्टमेंट अलाउंस है। सर मैंने क्या बोला, अभी जो हमने किया 32(1)(2) नॉर्मल डेप्रिसिएशन। प्लीज बातचीत नहीं करनी भाई, अगर बातचीत करनी है आप सेशन छोड़ सकते हो, क्योंकि हम बातचीत का काम नहीं है, चैप्टर चल रहा है पीजीपी का, जो बच्चे करके नहीं जाते बहुत दिक्कत आएगी फिर। प्लीज बहुत ध्यान सुना, प्लीज बहुत ध्यान सुना। अभी हमने किया 32(1)(2) नॉर्मल डेप्रिसिएशन, 32(1)(2)A एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब मैं कर रहा हूं 32 AD, वो इन्वेस्टमेंट अलाउंस है। अब जब मैंने इन्वेस्टमेंट अलाउंस बोला ना, तो आपके दिमाग में पहली बात तो ये चीज चले कि मैंने डेप्रीसिएशन नहीं बोला, मैंने इन्वेस्टमेंट अलाउंस बोला है। बच्चे कह रहे वो तो हमें सुन गया, अब इसमें फर्क क्या है, फर्क सुनना, फर्क क्या है। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि अगर कोई बिजनेसमैन बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश इन बैकवर्ड एरिया में नई फैक्ट्री लगाएगा और नई प्लांट एंड मशीनरी परचेस करेगा, वो जितनी इन्वेस्टमेंट करेगा ना, उस इन्वेस्टमेंट पर हम 15% की उसको डिडक्शन और दे देंगे, मतलब एडिशनल 35 तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ में 15% की उसको डिडक्शन मिल जाएगी। बट ये डिडक्शन तब मिलेगी, ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस तब मिलेगा अगर बैकवर्ड एरिया में ही उसने फैक्ट्री लगाई है और नई मशीन परचेज की है, बट पावर जनरेशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी, उनको 32 AD नहीं मिलेगा। रटने वाला बच्चा ये बात ध्यान दे, जो 35% के एडिशनल डेप्रिसिएशन में कवर होती है कंपनी, उन्हीं को ही AD मिलेगा और किसी को AD नहीं मिलेगा। अब बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा हाँ, कहता है सर फिर अगर मान लो बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश में अगर कोई नई फैक्ट्री है तो वहां तो फिर पहले साल में हम काफी सारी कॉस्ट डेबिट कर सकते हैं। मैं कहा बिल्कुल, मैं कहा 15% आप डेबिट कर सकते हो नॉर्मल डेप्रिसिएशन, 35% आप डेबिट कर सकते हो एडिशनल डेप्रिसिएशन, और 15% आप डेबिट कर पाओगे इन्वेस्टमेंट अलाउंस। मतलब पहले ही साल में, पहले साल में जो तुम्हारी मशीन की वैल्यू होगी उसका 65% खर्चा डेबिट कर सकते हो अगर तुमने बैकवर्ड एरिया में नई फैक्ट्री लगाई और नई मशीन परचेज की है। बट इन दोनों में एक फर्क है, इन दोनों के अंदर फर्क है। सबसे पहला फर्क यह है कि जो आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन है और जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो मिलता है पुट टू यूज से, और जो 32 AD वाला इन्वेस्टमेंट अलाउंस है वो मिलेगा रेडी टू यूज से। सर बहुत ध्यान सुना मैंने क्या बोला, बहुत ध्यान सुनना। मैंने मशीनरी इंस्टॉल कर ली, उसको यूज करना स्टार्ट नहीं किया, नॉर्मल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, 32 AD वाला इन्वेस्टमेंट अलाउंस ये मिल जाएगा। सर यूज की है लेस देन 180 डेज के लिए, नॉर्मल वाला हाफ होगा, एडिशनल वाला हाफ होगा, 32 AD वाला हाफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी कहा है 32 AD इन्वेस्टमेंट अलाउंस है, ये डेप्रिसिएशन नहीं है। और दूसरी बात, डेप्रिसिएशन आप WDV निकालने के लिए माइनस करते हो, इन्वेस्टमेंट अलाउंस माइनस नहीं करते। सर एक मिनट ये दोबारा बोलो सर, क्या कहना चाह रहे हो? इधर सुना ध्यान से, मैं कहना पता क्या चाह रहा हूं, कहना ये चाह रहा हूं, इधर देखो ध्यान से। मान लो ये आपका ईयर है, ये ईयर 2021 है, बहुत ध्यान सुना, ये 2021 है और ये 21-22 है, प्लीज ध्यान सुनना। आपने एक मशीन परचेज की यहां पे और इसी साल में आपने पुट टू यूज कर लिया, और मान लो ये मशीन थी 16 लाख की और बैकवर्ड एरिया में थी, नई फैक्ट्री थी, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड थी वो वाली, तो आप क्या करोगे 15 लाख रुपए क्लेम कर लोगे नॉर्मल, 15 लाख रुपए आ गया नॉर्मल।
35 लाख रुपए क्लेम कर लोगे एडिशनल, क्योंकि यूज मोर देन 180 है, बैकवर्ड एरिया है, 35 लाख क्लेम कर लिया एडिशनल। और 15 लाख रुपए यहां पे क्लेम कर लोगे इन्वेस्टमेंट अलाउंस, 15 लाख रुपए यहां पे क्लेम कर लोगे इन्वेस्टमेंट अलाउंस। अब अगर 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट अलाउंस क्लेम कर लोगे, सोच समझ के बोलना जी, अगर 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट अलाउंस क्लेम कर लोगे, जब मैं अगले साल की बात करूंगा तो अगले साल जब डेप्रिसिएशन निकालते हो आप क्या करते हो, कोस्ट में से आप ये माइनस करते हो, कोस्ट में से आप ये माइनस करते हो, बट कोस्ट में से आप ये माइनस नहीं करोगे क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस है, ये डेप्रिसिएशन नहीं है। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रैक्टिकली सेक्शन खत्म हो चुका है जी, इसकी डेट लास्ट जा चुकी है, 31 मार्च 2020 तक थी जी, इसकी डेट लास्ट जा चुकी है। बट मैंने क्या बोला कि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में अभी भी दिया हुआ है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो आपके एग्जाम में अगर इन्वेस्टमेंट अलाउंस वाला क्वेश्चन बनता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहली बात इन्वेस्टमेंट अलाउंस, यहां पे कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आपकी इन्वेस्टमेंट इतने करोड़ से ऊपर हो, इतनी वैल्यू से ऊपर ना। अगर इन्वेस्टमेंट बैकवर्ड एरिया में है, नई फैक्ट्री है, नई मशीन है, जो इन्वेस्टमेंट आपने की होगी उसका 15% आप क्लेम कर सकते हो पहले ही साल जब मशीनरी इंस्टॉल हुई है। सर यूज तो मैंने की नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस केस में पुट टू यूज वाला कॉन्सेप्ट चेक ही नहीं करना, इस केस में प्रोविजो भी एप्लीकेबल नहीं होगी। और अगर मेरी फैमिली का बच्चा इंटेलिजेंट है, एक बात समझ क्या होगा, प्रोविजो एप्लीकेबल होती है, प्रोविजो टू सेक्शन 32(1), वो प्रोविजो किसकी है, 32(1) की है, और ये क्या कर रहे हैं 32(AD), तो प्रोविजो तो एप्लीकेबल हो ही नहीं सकती। तो मेरी पूरी फैमिली बस ये बात ध्यान दे कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस को डेप्रीसिएशन से अलग लेके चलना, यहां पे रेडी टू यूज से बातें मिलेंगी, कोई आपका 50% नहीं होगा। और जब WDV निकालोगे तो डेप्रीसिएशन तो माइनस करोगे बट इन्वेस्टमेंट अलाउंस माइनस नहीं करोगे, बस ये बात ध्यान देना जी, ठीक है। तो ये आपका 32AD है इन्वेस्टमेंट अलाउंस का। एग्जाम में आने के चांसेस मेरे अकॉर्डिंग तो 0% है, क्योंकि जो चीज़ प्रैक्टिकली खत्म हो चुकी है, एग्जाम में नॉर्मल बन सकता है, एडिशनल बन सकता है, AD के चांसेस कम है। बट फिर भी मैंने आपको AD रिवाइज करवा दिया कि कम से कम अगर एग्जाम में बने तो आपको पता होना चाहिए कि AD है क्या। कोई दिक्कत तो नहीं है जी, पक्का पक्का। बाकी ये नोट्स आपके पास है जी, ये नोट्स आपके पास हैं। इसमें अगर आप 32AD देखोगे, आपको मैं दिखा देता हूँ जी, ये देखो 32AD इन्वेस्टमेंट अलाउंस, इसकी पूरी समरी आपके सामने यहाँ पे आपको दिख जाएगी जी। देखो यहाँ पे लिखा है ना, रेडी टू यूज से क्या लिखा है, मिलेगा, रेडी टू यूज से मिलेगा जी, प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं होगी बैकवर्ड एरिया में, पावर जनरेशन वाले केस में नहीं मिलेगा, 15% मिलेगा जी, नई फैक्ट्री हो, नई मशीन हो, वही सारी बातें लिखी हैं। मतलब जो बातें आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन 35% में लिखी थी वही सेम है, बट फर्क इतना है कि वो पुट टू यूज से है, ये रेडी टू यूज से है, वो आपका हाफ हो जाता है लेस देन 180 पर, ये हाफ नहीं होता, ठीक है। ये सारी बातें आपकी निकल के आती हैं। अब ये 32AD इन्वेस्टमेंट अलाउंस वाला पॉइंट कंप्लीट करने के बाद ना, अब एक लगा लो, डेप्रीसिएशन के सेक्शन हमारे 32(11), 32(12), 32(12A) और 32AD ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। बट 32(11) को छोड़ के जो SLM वाला है उसको भी डिस्कस करेंगे बाद में। अच्छा, अब एक सेक्शन यहां पे है, सेक्शन 32(2), ये किसका है जी? किसी बच्चे को याद आ रहा है थोड़ा बहुत 32(2) किसका है? कोई बच्चा चैट बॉक्स में लिखना चाहता हो, जिसने पहले कभी PGP अच्छे ढंग से पढ़ा हो, चैट बॉक्स में लिख के बताओ जी 32(2) किसका है, आपने किसका पढ़ा हुआ है? कोशिश करो बताने की, किसका है सर? याद करो 32(2) जो है ना वो है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। सर वो किसका है? अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अब बच्चा ये बात कहता है सर हमें ना आज तक ये समझ में ही नहीं आया कि ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होता क्या है। सर अनएब्जॉर्ब का मतलब ये होता है कि जो डेप्रिसिएशन आपके P&L के प्रॉफिट से खत्म नहीं हुआ, मतलब आपका डेप्रिसिएशन जो है, प्रॉफिट आपके इतने नहीं थे, वो सारा डेप्रिसिएशन एब्जॉर्ब कर पाए, तो बैलेंस क्या बच गया? अनएब्जॉर्ब बच गया। अब सेक्शन 32(2) उस अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट क्या होगा वो हमें बताता है। क्या क्लास का सिंगल बच्चा भी बता पाएगा कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में क्या लिखा हुआ है? याद करो उसमें लिखा है कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है आप किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म कर सकते हो, सैलरी की इनकम को छोड़ के। मैं एक बार दोबारा आपको बता दूं, इधर देखो ध्यान से, समरी बुक आपके पास है ना, यहां पे आपको दिखाता हूं सेक्शन नंबर 32(2), एक मिनट रुकना जी, सेक्शन नंबर 32(2), ये देखो जी क्या लिखा हुआ है जी,
क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, क्या लिखा है, सेट ऑफ करंट ईयर डेप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी एंड कैजुअल इनकम। वो तो आप जानते हो कैजुअल इनकम से कोई भी लॉस खत्म नहीं होता। तो गवर्नमेंट कह रही है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म करते हो, तो सैलरी की इनकम छोड़ के, और अगर खत्म नहीं होते अगले साल आप फिर दोबारा किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म कर सकते हो, सैलरी और कैजुअल इनकम को छोड़ के, और इनडेफिनेट लाइफ तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सर याद करो, वैसे बिजनेस के लॉस 8 साल तक आगे जाते हैं, कैपिटल गेन के 8 साल तक, कुछ लॉस 4 साल तक भी जाते हैं, बट गवर्नमेंट कह रही है ये जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी इनफिनिटी लाइफ तक कैरी फॉरवर्ड होंगे। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन गया जी, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन गया कि अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कितने साल तक आगे जाते हैं, बच्चे को समझ ही नहीं आता। बच्चा कहता है 4 साल 8 साल। सर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, और आगे जाके एक बात और बोलूंगा, सेक्शन 35 एडी जो होता है, सेक्शन 35 एडी के बिजनेस के लॉस, ये दोनों इनफिनिटी लाइफ तक आगे जाते हैं, इनडेफिनेट लाइफ तक आगे जाते हैं। मतलब इनमें कोई 4 साल 8 साल की लिमिट नहीं है। अगर क्वेश्चन बना अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, आंसर क्या आएगा, इनडेफिनेट, इनफिनिटी लाइफ। किससे खत्म होंगे, किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म होंगे, सैलरी और कैजुअल इनकम को छोड़ के। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान देना, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पक्का पक्का बन सकता है जी कि अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो होते हैं कैसे खत्म करते हो। तो पहली बात तो रटने वाला बच्चा ये बात ध्यान दे, इनका सेम ट्रीटमेंट नहीं होता जो ट्रीटमेंट बिजनेस के लॉस का होता है। जो ट्रीटमेंट बिजनेस के लॉस का है उसका सेम ट्रीटमेंट नहीं है। बिजनेस के लॉस आप किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म करते हो, सैलरी और कैजुअल इनकम को छोड़कर, बट अगले साल वो बिजनेस की इनकम से खत्म होते हैं। जबकि अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन सेम ईयर हो चाहे अगले साल हो, किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म होते हैं, सैलरी और कैजुअल इनकम छोड़ के, और इनफिनिटी लाइफ तक आगे जाते हैं। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 32 है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक बात देखो यहाँ पे और लिखा हुआ है, इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ रिटर्न नोट फाइल्ड और फाइल आफ्टर ड्यू डेट। एक चैप्टर हम रिवाइज करेंगे रिटर्न ऑफ इनकम का, एक चैप्टर हम रिवाइज करेंगे रिटर्न ऑफ इनकम। याद करो, उसमें आपने सेक्शन नंबर अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा हो 139(3) पढ़ा होगा। उसमें पढ़ा है ना आपने कि बिजनेस के लॉस और कैपिटल गेन के लॉस आपके कैरी फॉरवर्ड नहीं होते अगर आप सही टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं करते। तो ध्यान रखना, उसमें अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कवर नहीं होते। मतलब अगर किसी पर्सन ने सही टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं भी की, अगर किसी पर्सन ने सही टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं भी की, तो भी उसके अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट किसका है जी, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन है 32(2), बिल्कुल बेसिक सेक्शन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सेक्शन बिल्कुल छोटा सा और है, फिर आऊंगा सबसे मेन सेक्शन जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है और जिस चक्कर के अंदर बच्चों को पीजीपी मुश्किल लगता है। ये 3 सेक्शन हमारे हैं, इन तीनों को फिर समझेंगे, बट पहले एक बेसिक सेक्शन कर लेते हैं। सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 32(1), इसमें क्या लिखा है। अब जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, सीधे होके बैठो भाई, सीधे होके बैठो। एक तो कई ऐसे बच्चे हैं ऐसे लेट जाते हैं, हाय आराम फरमा रहे हैं, आराम कह रहे, हे भगवान, हे नींद के देवता, हे नींद के देवता, आप मेरे बच्चों से नींद क्यों नहीं खींचते मेरी, इनके एग्जाम आने वाले देवता जी, इनकी नींद खींच लो। ये सब नालायक बच्चे हैं। ये देखो सामने आलू कलर का बच्चा बैठा है, उसके फिर प्याज कलर का बच्चा, फिर टमाटरी कलर का बच्चा, फिर घिया कलर का बच्चा, भगवान जी फिर ये बैंगन कलर का बच्चा है। सारी सब्जियों के मेरे सामने कलर कलर के बच्चे बैठे हैं, इनकी नींद खींच लो आप। इनको देनी है तो सिर्फ 4-5 घंटे की नींद दो, ये तो मेरी क्लास में सो जाते हैं। हाँ, नींद के देवता से आप भी डेली दुआ मांगा करो, भगवान से प्रार्थना किया करो कि हमें हमारी नींद कम करे। 24 में से मेरे ख्याल से 18 घंटे तो आप सोते ही हो। सर 18 घंटे क्या सोते हैं, 6 घंटे रात को, 18 घंटे क्लासेस पढ़ते हो, उसमें भी आप सोते ही हो, तो पूरे 24 घंटे आप सोते हो अगर मैं देखूं कायदे से तो आपको। इधर देखो ध्यान से, अब प्लीज एक बात मुझे बताना चाहिए, पूरी क्लास मुझे बताएगी जी। जितने बच्चे सामने बैठे पूरी क्लास मुझे ये बता दें कि जो आपने सोच के बोला, जो आपने डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट किया, क्या इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन नंबर ऑफ डेज कॉन्सेप्ट के बेस पे चलता है या नंबर ऑफ डेज कॉन्सेप्ट के बेस पे नहीं चलता। याद करो, मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी कहा था कि इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन नंबर ऑफ डेज के बेस पे कैलकुलेट नहीं होता। इनकम टैक्स में सिंपल सा रूल है कि अगर आपने एसेट को यूज किया लेस देन 180 डेज के लिए तो हाफ मिलेगा, नहीं तो पूरा मिलेगा। ये इनकम टैक्स में रूल है।
बट इनकम टैक्स में एक प्रोविजन ऐसा है जहां पे डेप्रीसिएशन नंबर ऑफ डेज बेस पे निकालना पड़ता है। उम्मीद करूंगा सारे बच्चों को याद आ गया होगा। याद करो सर, रेगुलर बैच, रेगुलर बैच याद करो। उसके अंदर मैंने कहा था कि अमलगामेशन वाला केस, कि अगर अमलगामेटिंग कंपनी अमलगामेट हुई है, अमलगामेटेड कंपनी में अमलगामेशन है, मर्जर है, डी मर्जर है, सक्सेशन है, कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है, एलएलपी कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, तो जो सक्सेशन वाले केस होंगे उस केस में आप क्या करोगे, जितने जितने दिन जिन्होंने भी यूज किया होगा उतने दिन का डेप्रीसिएशन उन कंपनी को मिल जाएगा। बस ये पर ध्यान देना। बच्चा कह रहे नहीं सर हमें बात समझ में नहीं आ रही आपकी। एक बात में सोच के बताओ, एक बात में सोच के बताना। इधर देखो ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं। रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के पास एक मशीन है, आरपीएल कंपनी के पास एक मशीन है। इस मशीन को इस साल उसने 150 दिन के लिए यूज किया, 150 डेज यूज किया। 150 दिन के बाद ये कंपनी अमलगामेट हो गई रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर। अब जब आरपीएल कंपनी आरआईएल के अंदर अमलगामेट हुई तो अमलगामेटिंग कंपनी कौन सी बन गई, आरपीएल। अमलगामेटेड कंपनी कौन सी बन गई, आरआईएल। अब इसने यूज किया 150 दिन के लिए, इसने बैलेंस जो बचे हुए दिन थे उसने आरआईएल ने यूज किया। अब इस केस में मैं डेप्रीसिएशन किस तरह से निकालूं, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि पहले तो तुम ये मानो कि अमलगमेशन हुआ नहीं है। तुम ऐसे मान के चलो कि जैसे अमलगमेशन हुआ ही नहीं है, और अगर अमलगमेशन नहीं हुआ होता फिर तुम नॉर्मल डेप्रीसिएशन कितना निकालते वो निकाल लो। भाई अगर मान लो यहां पे अमलगमेशन नहीं होता तो नॉर्मल कितना निकालते, और जो भी तुम नॉर्मल निकालते उसको नंबर ऑफ डेज के बेस पे डिवाइड कर लो। जो भी तुम्हारा नॉर्मल आएगा उसको नंबर ऑफ डेज के बेस पे डिवाइड कर लो। 150 दिन का बांट दो यहां पे, और जो बैलेंस होंगे वो बांट दो यहां पे। इस बेस पे डिवीजन करो, ये बात ध्यान देना। मतलब पूरे इनकम टैक्स एक्ट में नंबर ऑफ डेज वाला कॉन्सेप्ट कहां पे है, सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन नंबर 32(1) अमलगामेशन सक्सेशन वाले केस में। और अगर आप चेक करोगे प्रोविजन, एक बार प्रोविजन चेक कर लेना जी, वहां साफ साफ लिखा है कि हम कैलकुलेशन करेंगे नंबर ऑफ डेज के बेस पे। मतलब जितने दिन अमलगामेटिंग यूज करेगी उतने दिन का अमलगामेटिंग को मिलेगा, जितने दिन अमलगामेटेड यूज करेगी उतने दिन का अमलगामेटेड को मिलेगा। मतलब दोनों को नंबर ऑफ डेज के बेस पे कैलकुलेशन करेंगे। ये बात आपकी लिखी है सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 32(1) में। ठीक है, तो बस ये बात ध्यान देना कि वैसे इनकम टैक्स में नंबर ऑफ डेज वाला कॉन्सेप्ट चलता नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, वैसे इनकम टैक्स में नंबर ऑफ डेज वाला कॉन्सेप्ट चलता नहीं है, बट अमलगामेशन वाले केस, जो सक्सेशन वाले केस होंगे उस केस में कैलकुलेशन जो करते हैं वो नंबर ऑफ डेज वाले केस में करते हैं। बस ये बात ध्यान देना जी। ठीक है, तो आप अगर चेक करोगे एक बार देखना जी, यहां पे आपका दिया होगा एक सेक्शन होगा सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 32(1) ऊपर दिया होगा कहीं ना कहीं, एक बार चेक कर लेना, बुक में दिया होगा, एक बार चेक करना, बुक में आपको दिया होगा सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 32(1). ठीक है, उसमें आपको पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ डेज के बेस पे हम कैलकुलेशन करते हैं। अगर मैं आपको एक बार दिखाऊं, मिल गया? बच्चा कह रहा सर आप ही देख के बता दो। ये देखो, ये पेज नंबर है 7.10। आप पेज नंबर ना 7.10 खोल लेना। ये देखो लिखा हुआ है ना प्रोविजो, देखो लिखा हुआ है ना सक्सेशन और अमलगामेशन, क्या लिखा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज, कि जो इसमें कैलकुलेशन होगी वो नंबर ऑफ डेज के बेस पे कैलकुलेशन होगी। बस ये बात ध्यान देना जी। ये बात क्लियर है जी? लो जी, अब सुनना ध्यान से। अब ये पॉइंट कंप्लीट करने के बाद ना जी, अब बिल्कुल सीधो के बैठ जाओ जी, बिल्कुल सीधो के बैठ जाओ, क्योंकि अब मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है जिसमें काफी सारे बच्चों को दिक्कत आती है। वैसे रिवीजन क्लास में इतना हम डिटेल में कर नहीं पाएंगे, बट फिर भी पूरी कोशिश करूंगा कि जितना भी हम रिवीजन क्लास में करें कम से कम ऐसा करें कि जिस बच्चे ने एक बार पहले पढ़ा हुआ है उसको समझ में दोबारा से आ जाए। हाँ, पहले पढ़ा ही नहीं है फिर मैं गारंटी नहीं लूंगा, बट अगर पहले पढ़ा है ये मेरी गारंटी है आपको समझ में जरूर आएगा। इधर सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं जी, अगले आने वाले 15 से 20 मिनट कोई बच्चा चैट बॉक्स में चैटिंग नहीं करेगा, कोई बच्चा फिजूल की बातें नहीं करेगा, कोई बच्चा हंसेगा नहीं, कोई बच्चा स्माइली नहीं भेजेगा, कुछ नहीं भेजेगा, सिर्फ सुनने वाली बातें करनी है। क्योंकि सर अगर पढ़ते पढ़ते अगर आप स्माइली भेज रहे हो तो मेरे को तो लगता है कि आप फिर माइंड दो जगह पे चला रहे हो, फिर पढ़ाई में दिमाग चल नहीं रहा आपका।
देखो जब मजाक करना होगा मैं खुद मजाक करूंगा सर, आप अगर कहोगे डांस करके दिखाओ डांस करके दिखाऊंगा, जोक कहोगे जोक करूंगा, शायरी बोलोगे शायरी बोलूंगा, सब कुछ करूंगा आपके कहने के अकॉर्डिंग। बट जब मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई का टाइम है तो सिर्फ पढ़ाई का टाइम है, कोई बच्चा बातचीत नहीं। अब देखो कई बच्चे लिख रहे हैं सर शायरी बोल दो, ये वो नालायक बच्चे हैं जिनका दिमाग पढ़ाई में है ही नहीं। मतलब बच्चों का दिमाग तुरंत वहां चला गया, अच्छा डांस भी करके दिखाओगे शायरी भी बोलोगे, बच्चा ये नहीं कह रहा प्रोविजन समझना है। तो सारा कुछ बंद करो, चैट बॉक्स में सब कुछ बंद करो, और बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह सारे लोग बाहर वाले देखें कि इस YouTube चैनल पे सारे बच्चे सर की बात मानते हैं और बिल्कुल पढ़ते हैं, क्लास की तरह से क्लास चल रही हो। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब हर बच्चा यहां पे सामने बैठा है जी, बहुत ध्यान सुनना। याद करो इनकम टैक्स में जब हमने पीजीपी का चैप्टर रिवाइज किया था, रिवीजन स्टार्ट की थी आज से 3-4 दिन पहले, उसमें सेकंड क्लास में ना मैंने कहा था कि डेप्रीसिएशन जो है वो आप क्लेम करते हो WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट। अब ये ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है, मैंने क्या कहा था, सेम नेचर और सेम परसेंटेज का एक ब्लॉक बन जाता है, उसके बेस पे क्लेम करते हो डेप्रीसिएशन। अब पहली बात तो ये ध्यान दो जी, इनकम टैक्स में अकाउंट्स की तरह सिंगल एसेट मेथड फॉलो नहीं होता। मेरी बातें सुन लोगे तो काम आ जाएंगी, अगर बातें बीच में करनी है तो फायदा कुछ भी नहीं है। सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं कि इनकम टैक्स में अकाउंट्स की तरह सिंगल एसेट मेथड फॉलो नहीं होता। इनकम टैक्स वाले कहते हैं सर हमारे इनकम टैक्स में जो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है वो ब्लॉक ऑफ एसेट के बेस पे कैलकुलेट होगा, सिंगल एसेट के बेस पे कैलकुलेट नहीं होगा। एक बच्चा कहता है सर ब्लॉक का मतलब सेम नेचर सेम परसेंटेज का एक ब्लॉक बना दो, उसके बेस पे आप क्लेम करो। अब सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं, ध्यान सुना, कहना क्या चाह रहा हूं। एक पर्सन है उसने मान लो 5 मशीन परचेस की, एक पर्सन ने 5 मशीन परचेस की, और इस पर्सन ने 5 मशीन परचेस की ना, और मशीन पर रेट ऑफ डेप्रीसिएशन जो है मान लो 10% है, हर मशीन पर रेट 10% है। अब अगर 5 मशीन है, हर मशीन पर रेट 10% है, अकाउंट्स वाले हर मशीन का डेप्रीसिएशन अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और हर मशीन की सेल पर प्रॉफिट लॉस अलग अलग दिखाएंगे। आपसे बड़ा पूरे विश्व के अंदर अकाउंट्स का महाज्ञानी कौन होगा? आपसे बड़ा पूरे विश्व के अंदर अकाउंट्स का महाज्ञानी कौन होगा सर? एक बात सोच के बताओ, आपने अकाउंट्स में ये बात की होगी, आपने अकाउंट्स में किया क्या होगा कि जब भी कोई एसेट बेचते हो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट P&L में क्रेडिट करते हो, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट P&L में डेबिट करते हो। अकाउंट्स वाले क्या बोलते हैं, एसेट बेची उसका प्रॉफिट क्रेडिट कर दो, उसका लॉस डेबिट कर दो, और हर एसेट को अलग अलग लेके चलो। इनकम टैक्स वाले कहते हैं निकलो यहां से, निकलो यहां से, निकलो यहां से, हमारे यहां पे ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स वाले कहते हैं विवेक हमारे यहां पे कॉन्सेप्ट है ब्लॉक ऑफ एसेट। अगर तूने 5 मशीन परचेज की हैं और पांचों पर रेट 10% है, हेलो, अगर तूने 5 मशीन परचेज की हैं और पांचों पर रेट 10% है, तो इन पांचों मशीन का ही एक ब्लॉक बन जाएगा, बस ये बात ध्यान देना। इन पांचों मशीन का एक ब्लॉक बन जाएगा। उस ब्लॉक में आप क्या करोगे, M1, M2, M3, M4, M5 और इस पूरे ब्लॉक की वैल्यू निकाल दोगे। सर अगर फिर ब्लॉक में से मान लो ब्लॉक बन गया 5 मशीन का, अगर आपने 2 मशीन बेच दी तो क्या उसका लॉस नहीं आएगा? आंसर इज नो, आंसर इज नो, आंसर इज नो। अगर आपने 2 मशीन बेच दी है, उसका लॉस अगर आएगा तो वो ऑटोमेटिकली इस ब्लॉक की WDV में एडजस्ट हो जाएगा, अलग से शो नहीं करते इनकम टैक्स वाले। सर इनकम टैक्स में गेन और लॉस तब आता है जब पूरा ब्लॉक आप सेल कर देते हो। याद आ रही है मेरी क्लास? जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं कम से कम वो तो हाँ या ना बोल दें। याद करो मैंने क्लास में कहा था पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर खत्म हो चुकी है मेरे दोस्त। मैंने क्लास में 2 लाइनें बताई थी सेक्शन 50। और कमाल की बात देखो रही, आप में से कई नालायक बच्चे हैं जो भी ये समझ ही नहीं पा रहे होंगे, जॉब करने जा रहे हैं। सेक्शन 50 पीजीपी का है ही नहीं। सेक्शन 50 साहब पीजीपी का नहीं है। 50 किसका है? कैपिटल गेन, क्योंकि 45 से लेके 55 तक के सेक्शन कैपिटल गेन के होते हैं। ये पीजीपी के अंदर हम कैपिटल गेन कर रहे हैं। क्यों? सेक्शन 50 ऐसा सेक्शन है जो बिना पीजीपी के समझ में आ ही नहीं सकता। और याद करो कई बच्चों ने मुझसे सेक्शन 50 पूछा था डाउट सेशन के अंदर, मैंने तब भी कहा था कि 50 में अभी नहीं कराऊंगा, पीजीपी के बाद कराऊंगा। क्योंकि सर पीजीपी आप कैपिटल गेन में करोगे आप रट भी नहीं पाओगे, समझना तो दूर की बात है, आप रट भी नहीं पाओगे। क्योंकि पीजीपी के अंदर मतलब सेक्शन 50 होगा ही तब जब आपको डेप्रीशिएशन की सारी बातें आती होंगी।
अब सुनना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब यहां पे मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, यहां पे ये ब्लॉक है जी, इधर देखो ध्यान से। मैंने कहा 10-15 मिनट सुन लो, बस 10-15 मिनट सुन लो। ये ब्लॉक है और एक ब्लॉक और है जी, एक ब्लॉक और है। एक ब्लॉक ये है, इसको मैं बोलता हूं B1, इसको बोलता हूं B2। प्लीज ध्यान सुनना जी। ब्लॉक 1 में ना, ब्लॉक 1 में 5 मशीन है, M1, M2, M3, M4, M5, ये 5 मशीन है। इन पांचों की वैल्यू है 30 लाख। इन पांचों की वैल्यू 30 लाख है। और ब्लॉक 2 में, ब्लॉक 2 के अंदर भी 5 मशीन है, M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, M5 है, 5 मशीन है। इन पांचों की वैल्यू भी 30 लाख है। कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों ब्लॉक आपके सामने है, दोनों मशीन के हैं। एक की वैल्यू 30 लाख, एक की वैल्यू 30 लाख है। ब्लॉक 1 में क्या किया आपने, मशीनरी 6, आपने M6 ये आपने परचेज की, और ये परचेज की 10 लाख की। और ब्लॉक 2 में भी आपने क्या किया, M6 आपने परचेज की, परचेज की 10 लाख की। मतलब एक नई मशीन आ गई दोनों ब्लॉक के अंदर, आपने ब्लॉक में जोड़ दी। फिर ब्लॉक 1 में लिखा हुआ है, ब्लॉक 1 में लिखा हुआ है कि आपने 2 मशीन सोल्ड कर दी। आपने 2 मशीन, सारा ब्लॉक नहीं बेचा, सारा ब्लॉक नहीं बेचा, उस ब्लॉक में से 2 मशीन बेची है। कितने की बेची है? एक केस तो है 20 लाख का, एक केस है मान लो 40 लाख का, और एक केस है 60 लाख का। 3 मैंने सेल प्राइस दिए हैं, 20 लाख 40 लाख सेल प्राइस। अब क्या होगा इसको भी देख लेंगे। फिर ब्लॉक 2 में, हेलो अंकल इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से नालायक। अब सोच समझ के बोला, ब्लॉक 2 में क्या है, आपने 2 मशीन नहीं, सारा ब्लॉक ही बेच दिया। आपने ऑल एसेट सोल्ड, आपने सारा ब्लॉक ही बेच दिया। कितने का? पहला केस 20 लाख का, दूसरा केस 40 लाख का, तीसरा केस 60 लाख का। अब ये आपने सारा ब्लॉक बेच दिया, ये आपने 3 एसेट बेची है। सर प्रोविजन समझ लेना, इसके एमसीक्यूज कम से कम भी बहुत बढ़िया बढ़िया एमसीक्यूज कराऊंगा मैं। कब कराऊंगा? जब पीजीपी के बाद हम पीजीपी के एमसीक्यूज करेंगे ना। मुझे उम्मीद है पीजीपी के एमसीक्यूज में हमारी 2 क्लास लग सकती है, और मैं 2 क्लास लगाने को तैयार हूं। मैं पीजीपी के एमसीक्यूज में 2 क्लास लगाने को तैयार हूं सर। एक से एक एमसीक्यूज करवा दूंगा, बट पहले एमसीक्यूज से पहले प्रोविजन समझ में आना चाहिए। कई बच्चे ना एमसीक्यूज पे इतना जोर देते हैं, इतना जोर देते हैं, अगर इतना जोर प्रोविजन पे दिया होता ना, एमसीक्यूज आपके 2 सेकंड में निकलते। बच्चा कहता है मुझे वैरायटीज ऑफ एमसीक्यूज दे दो बस। सर आप रट लोगे क्या? मैं अगर आपको 10,000 एमसीक्यूज भी दूंगा, 10,000 एमसीक्यूज, आप दिखा देना एग्जाम उसके अंदर से भी नहीं बनेगा। है सर उसमें से क्यों नहीं बनेगा? नहीं बन सकता सर, एमसीक्यूज अलग अलग बन सकते हैं। एमसीक्यूज प्रोविजन की वजह से बनते हैं, प्रोविजन ही क्लियर नहीं होगा। अगर 10,000 एमसीक्यूज कर लोगे तो भी सारे गलत करके आओगे। बच्चे के प्रोविजन क्लियर नहीं होते, बच्चा कहता है एमसीक्यूज की वैरायटीज दे दो। सर एमसीक्यूज तब करते हैं पहले प्रोविजन क्लियर होंगे, एमसीक्यूज देखना कितने आसान बन जाएंगे। आप प्रोविजन पे टाइम लगाओगे तब एमसीक्यूज होंगे, बिना प्रोविजन के एमसीक्यूज करोगे समझ में कुछ नहीं आएगा। लगेगा समझ में आ गया, रटने वाली बातें होंगी। सेम एमसीक्यूज एग्जाम में कभी नहीं बनते, बात ध्यान देना। हर बार का पेपर उठा के देख लो, अभी तक कितने एमसीक्यूज वाले पेपर बने हैं, हर पेपर में अलग अलग एमसीक्यूज बने हैं, और बच्चा वही सोल्व कर पाया एमसीक्यूज जिसके प्रोविजन क्लियर होते हैं। एमसीक्यूज करते रहो, मैं कह रहा हूं 10,000 एमसीक्यूज कर लो तो भी पेपर क्लियर नहीं होगा। तो मेरी बात समझ पा रहे हो? तो प्रोविजन समझना, प्रोविजन क्या है। अगर ये प्रोविजन समझोगे एमसीक्यूज तुरंत हो जाएंगे, जब मैं क्लास में कराऊंगा। इधर सुना ध्यान से। सारी मशीन बेच दी 20 लाख 40 लाख 60 लाख की। अब सबसे पहले बातें करते हैं B1 की, B1 की बातें करते हैं। पूरी क्लास अलर्ट हो गए, सीधे होके बैठो जी। ब्लॉक 1 में कितनी मशीन है? जल्दी बोलो, ब्लॉक 1 में कितनी मशीन है? 5। एक मशीन परचेज की है, कौन सी? M6 परचेज की है, कितने की? 10 लाख की। टोटल वैल्यू ब्लॉक 1 की टोटल वैल्यू कितनी की है जी? ब्लॉक 1 की टोटल वैल्यू हो गई है 40 लाख की। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आपने ब्लॉक 1 में, आपने ब्लॉक 1 में 2 मशीन बेच दी। आपने ब्लॉक 1 में से 2 मशीन बेच दी। क्या पिक्चर अभी बाकी है या पिक्चर खत्म हो चुकी है? जल्दी बोलो सर, क्या पिक्चर अभी बाकी है या पिक्चर खत्म हो चुकी है? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, याद करो मैंने क्लास में कहा था पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर बाकी का मतलब क्या है कि ब्लॉक में अभी एसेट एग्जिस्ट करती हैं, और अगर जब तक पिक्चर बाकी होगी तब तक मुझे कभी भी सेल करने पर लॉस नहीं आएगा। जब तक पिक्चर बाकी होगी तब तक मुझे सेल करने पर कभी भी लॉस नहीं आएगा। सोच के बोलना जी, 40 लाख की पूरे ब्लॉक की वैल्यू है, मैंने 2 मशीन बेच दी है, 2 एसेट बेची हैं 20 लाख की, तो क्या ये बोलूं 20 लाख रुपए का लॉस हो गया?
क्या मैं ये बोलूं कि 20 लाख रुपए का लॉस हो गया, या ये बोलूं कि 20 लाख रुपए डब्ल्यूडीवी है बैलेंस ब्लॉक की? यार जल्दी बोल दो यार, क्या 20 लाख रुपए लॉस बोलूं या 20 लाख रुपए डब्ल्यूडीवी बोलूं? 20 लाख रुपए डब्ल्यूडीवी मेरी है बैलेंस ब्लॉक की, उस पर क्लेम करूंगा डेप्रिसिएशन, उस पर क्लेम करूंगा डेप्रिसिएशन। तो 20 लाख रुपए मेरी पता क्या निकल के आएगी, ये होगी डब्ल्यूडीवी। अरे 40 लाख की वैल्यू थी, 40 लाख का ही बेच दिया। 40 लाख की वैल्यू थी और दोनों दो मशीन मैंने 40 लाख की बेच दी, तो भैया ना तो गेन है और लॉस तो आ ही नहीं सकता, डब्ल्यूडीवी हो गई नील, मुझे कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, मुझे कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अभिनव कहता है यार कैसी कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं विवेक सर, भाई ब्लॉक में 6 एसेट हैं, 6 में से 2 एसेट बेची हैं 40 लाख की, और 40 लाख सारे ब्लॉक की वैल्यू थी, 40 लाख की बेच दी, ब्लॉक की वैल्यू हो गई नील, और सर कह रहे हैं डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। क्या सर को यह नहीं पता कि बाकी 4 एसेट और बची हैं? यस मुझे पता है अभिनव, मैं खुद ही कह रहा हूं पिक्चर अभी बाकी है, बट आप खुद बताओ डेप्रिसिएशन आप कैसे क्लेम कर सकते हो जब ब्लॉक की वैल्यू ही नील हो गई है? मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे प्याज, मेरे बैंगनी कलर के बच्चे, एक बात बताओ, आप डेप्रिसिएशन उसी वैल्यू पे तो क्लेम करोगे जो वैल्यू बची होगी। जब मेरी ब्लॉक की डब्ल्यूडीवी ही खत्म हो गई, जब मेरी ब्लॉक की डब्ल्यूडीवी ही खत्म हो गई, तो मैं डेप्रिसिएशन किस पे क्लेम करूंगा? 40 लाख की वैल्यू थी, 40 लाख की मुझे रिकवरी हो गई, वैल्यू हो गई नील, डेप्रिसिएशन नील आ गया। अगले में आओ जी, अगले में आओ। 40 लाख की ब्लॉक की वैल्यू थी और उसमें 6 एसेट थी, मैंने 2 एसेट मैंने 60 लाख की बेच दी। अब अगर 2 एसेट मैंने 60 लाख की बेच दी हैं तो मेरा क्या होगा जी? याद करो मैंने क्लास में कहा था 20 लाख रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा और डब्ल्यूडीवी आएगी मेरी नील। अगर कोई बच्चा मेरा इंटेलिजेंट रेगुलर बैच वाला बच्चा है या सारे बच्चे बैठे हैं, याद करो मैंने क्लास में आपको इतनी बार चिल्ला चिल्ला के कहा था कि अगर पिक्चर बाकी है, अगर पिक्चर बाकी है मतलब ब्लॉक में सारी एसेट आपने नहीं बेची, कुछ एसेट बेची हैं, अगर पिक्चर बाकी है उस केस में या तो गेन होगा या डब्ल्यूडीवी आएगी, लॉस कभी नहीं आएगा। और मेरी यूट्यूब फैमिली भी आज सुन ले जी, मेरी यूट्यूब फैमिली भी आज सुन ले, एग्जाम में क्वेश्चन बन गया ब्लॉक वाला, और बस क्वेश्चन में यह देख लेना कि आपने एसेट कितनी बेची है। अगर सारा ब्लॉक आपने नहीं बेचा, मैं कह रहा हूं अगर ब्लॉक में सिंगल एसेट भी बची है, ब्लॉक में 6 एसेट थी, 5 बेच दी, पिक्चर अभी बाकी है, और अगर पिक्चर बाकी है या तो गेन वाला आंसर आएगा या डब्ल्यूडीवी नील वाला आंसर आएगा या डब्ल्यूडीवी एग्जिस्ट करेगी, लॉस वाला आंसर कभी नहीं आएगा। मेरे बच्चों, मेरे नोनू, मेरे सोनू, बस ये बात ध्यान देना, पिक्चर अगर पिक्चर बाकी है या तो गेन होगा या डब्ल्यूडीवी आएगी, लॉस कभी आ ही नहीं सकता। लॉस आएगा ही तब जब पिक्चर ही खत्म हो जाए, मतलब मेरा सारा ब्लॉक ही बिक गया जी, जब सारा एसेट्स ही बिक गई अब तो लॉस ही आएगा। जैसे अगला ब्लॉक नंबर 2 में देखो जी, ब्लॉक नंबर 2 में क्या था, सारे ब्लॉक की वैल्यू 40 लाख थी और मैंने सारी एसेट बेच दी 20 लाख की, तो भैया 20 लाख रुपए के डब्ल्यूडीवी मत बोल देना, ये 20 लाख रुपए का लॉस आ गया मेरा, ये 20 लाख रुपए का लॉस आ गया सर मेरा। क्यों? जब सारा ब्लॉक ही खत्म हो गया, पिक्चर ही खत्म हो चुकी है, तो लॉस ही तो आएगा। तो 20 लाख रुपए क्या कोई लॉस, और 40 की वैल्यू थी, 40 लाख की मैंने बेचा है, तो ना तो गेन आएगा ना लॉस आएगा, डब्ल्यूडीवी वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट अगर मैंने 60 लाख की बेची है तो 20 लाख रुपए का मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया और डब्ल्यूडीवी एग्जिस्ट नहीं करेगी, बस ये बात ध्यान देना, डब्ल्यूडीवी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये बात ध्यान दो जी। मैं एक लाइन आपको लिखवाने जा रहा हूं जी, जो मेरे यूट्यूब फैमिली वाले बच्चे हैं वो जरूर लिखें, यूट्यूब फैमिली वाले बच्चे हैं वो जरूर लिखें जी, रेगुलर बैच वाले बच्चों ने वो लाइन लिखी होगी। सेक्शन 50 वाला जब भी क्वेश्चन बनेगा जी, सेक्शन 50 वाला जब भी क्वेश्चन बनेगा, आप 2 केस बनाओगे, पिक्चर अभी बाकी है या पिक्चर खत्म हो चुकी है। देखो मैंने यहां पे बनाया होगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर खत्म हो चुकी है मेरे दोस्त। अगर पिक्चर बाकी है, मतलब अगर पिक्चर बाकी है, एग्जाम्पल देखना जी, एग्जाम्पल आपके सामने है, 35 लाख की वैल्यू थी टोटल, 15 लाख की आपने नई एसेट परचेज की, कितने की हो गई? 50 लाख की। 50 लाख की आपने क्या किया, ब्लॉक में से 3 एसेट बेच दी। सर 5 में से 3 एसेट बेच दी, नहीं यार ये बात समझ में, 5 में से 3 एसेट बेच दी, क्या पिक्चर अभी बाकी है, खत्म हो चुकी है? बाकी है। और अगर पिक्चर बाकी है उस केस में क्या होगा, जल्दी बोलो, उस केस में क्या होगा? लॉस आएगा। सर अगर पिक्चर ही बाकी है क्या लॉस आएगा? आंसर इज नो। क्या आएगी? या तो डब्ल्यूडीवी या गेन। अब अगर 3 एसेट बेची 30 लाख की और 50 लाख की वैल्यू है तो 20 लाख रुपए, पता क्या बचेगा?
आपको दिखाऊंगा, देखो 20 लाख रुपए मेरी बच्चे की WDV, कोई गेन और कोई लॉस नहीं आएगा। और अगर 50 की ही बेची तो WDV आएगी नील, ना कोई गेन ना लॉस होगा। अगर मैंने 60 की बेची है तो 10 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मेरा निकल के आएगा और WDV आपकी नील आएगी। तो सिंपल सी बात ध्यान देना सर, एक मेरी फैमिली का बच्चा बस ये ध्यान देते, अगर पिक्चर बाकी होगी, अगर पिक्चर बाकी का मतलब क्या है कि अभी ब्लॉक में कुछ एसेट बची हैं। अगर ब्लॉक में कुछ एसेट बची हैं या तो गेन होगा या WDV एग्जिस्ट करेगी डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, बट लॉस कभी नहीं आएगा। और अगर पिक्चर खत्म हो चुकी है, अगर पिक्चर खत्म हो चुकी है, जल्दी बोलो क्या होगा? अगर पिक्चर ही खत्म हो चुकी है जी, मतलब सारा ब्लॉक ही खत्म हो गया, सारी एसेट ही बेच रही, फिर या तो गेन होगा या लॉस होगा, WDV एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये बात ध्यान दो जी। ठीक है जी। अब मुझे बताओ जी, आज हम सेकंड गाना बनाएंगे जी। आज हम सेकंड गाना बनाएंगे मेरी पूरी फैमिली के साथ मिलके, जो लिखा है CS की फैमिली ने, विवेक सर के साथ मिलके, लाइनें पूरी की पूरी CS की फैमिली की होंगी और हर बच्चा मुझे आंसर देगा। और दूसरा गाना बनने जा रहा है सेक्शन 50 का जी। सेक्शन 29 का ऑलरेडी गाना हमारा सुपर डुपर हिट हो चुका है, ठीक है जी। पूरी मार्केट में वो गाना चल रहा है और पूरी मार्केट उसके बेस पे काम कर रही है। अब सेक्शन 50 का गाना आज आप बनाओगे जी, और स्टार्ट करें। 50 का गाना बनेगा कैसे जी? 50 का गाना बनेगा कैसे बताओ? 50 का गाना कैसे बनेगा जी? सेक्शन 50 के 2 केस कौन कौन से? पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर खत्म हो चुकी, पिक्चर अभी बाकी है या पिक्चर खत्म हो चुकी, पिक्चर अभी बाकी है या पिक्चर खत्म हो चुकी, पिक्चर अभी बाकी है या पिक्चर खत्म हो चुकी। ठीक है जी, दोबारा बोलो। सेक्शन 50 के 2 केस, पिक्चर अभी बाकी है या पिक्चर खत्म हो चुकी, पिक्चर अभी बाकी है या पिक्चर खत्म हो चुकी, पिक्चर अभी बाकी है या पिक्चर खत्म हो चुकी, पिक्चर अभी बाकी है या पिक्चर खत्म हो चुकी। अब अगर पिक्चर बाकी है, अगर पिक्चर बाकी है, अब ध्यान सुना, अगर पिक्चर बाकी है या तो गेन, अगर पिक्चर बाकी है या तो गेन, अगर पिक्चर बाकी है या तो गेन या WDV, लॉस कभी नहीं आएगा। अगर पिक्चर बाकी है या तो गेन या WDV, लॉस कभी नहीं आएगा। बच्चा कह रहा है वो मजा नहीं आ रहा सर, वो ना बन नहीं रही लाइनें, वो फिर आप बनाओ ना। आप यहाँ पे क्या जगराता सुनने के लिए आए हो? आज मैया का जगराता, दर्शन पाएंगे, आएगी शेरों वाली माता, दर्शन पाएंगे। नालायक, छोले पूड़ी का प्रसाद लेने के लिए आगे। गाना बनाओ। अगर पिक्चर बाकी है या तो गेन या WDV, लॉस कभी नहीं आएगा। या तो गेन या WDV, लॉस कभी नहीं आएगा। ये कब बनेगा जी? अगर पिक्चर बाकी है, अगर पिक्चर खत्म हो चुकी, अगर पिक्चर खत्म हो चुकी, अगर पिक्चर खत्म हो चुकी, या तो गेन या लॉस, WDV एग्जिस्ट नहीं करेगी। या तो गेन या लॉस, WDV एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है जी। अब मैं पूरी फैमिली के लिए दोबारा से रिपीट कर रहा हूं जी, पूरी फैमिली का हर बच्चा सुनेगा, अपने दिमाग में सेट करेगा। और ये एक्चुअल में गाना नहीं है, ये प्रोविजन है जी, ये गाना नहीं है, प्रोविजन है। अगर पिक्चर बाकी है, अगर पिक्चर खत्म हो चुकी, पहले बात करेंगे। अगर पिक्चर बाकी है, अगर पिक्चर बाकी है, या तो गेन या WDV, लॉस कभी नहीं आएगा। या तो गेन या WDV, लॉस कभी नहीं आएगा। या तो गेन या WDV, लॉस कभी नहीं आएगा। अगर पिक्चर खत्म हो चुकी, अगर पिक्चर खत्म हो चुकी, या तो गेन या तो लॉस, WDV एग्जिस्ट नहीं करेगी। या तो गेन या तो लॉस, WDV एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है। तो बस ये ध्यान देना क्वेश्चन में कि आपने कितनी एसेट्स बेची हैं ब्लॉक में से। अगर सारा ब्लॉक ही उठा के आपने बेच दिया, फिर तो भैया या तो गेन या लॉस, WDV एग्जिस्ट नहीं करेगी। और अगर आपने कुछ एसेट बेची हैं, या तो गेन या WDV, लॉस नहीं आएगा, लॉस वहां पे नहीं आएगा जी। ठीक है, आपको मैं दिखाऊं, यहां पे मैंने क्रक्स भी लिखा होगा जी, क्रक्स लिखा है मैंने यहां पे, देखो WDV डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे क्रक्स मैंने शायद लिखा नहीं है। और ये 43(6) तो आपका WDV निकालने का ही है जी। अब WDV तो सिंपल निकालना है भाई, WDV ओपनिंग WDV प्लस में परचेज जो करोगे माइनस में सेल जो करोगे, आपकी WDV आ जाएगी। इस पे आप क्या क्लेम करोगे? डेप्रिसिएशन। बस एक बात ध्यान देना कि WDV कैन नेवर बी नेगेटिव। मैं एक लाइन बोल रहा हूँ जी, WDV कैन नेवर बी नेगेटिव, WDV कैन नेवर बी नेगेटिव, WDV कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये बात ध्यान देना जी। ठीक है, WDV कभी भी नेगेटिव नहीं हो पाएगी, ये बात ध्यान दो। ठीक है, तो ये आपका जो सेक्शन 50 था ना सर, ये जो 50 था, इसके यहाँ पे आपको मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। इस एग्जांपल को आप अगर दोबारा से करोगे आपको और बढ़िया समझ में आएगा। बाकी इसके MCQs हम करेंगे काफ़ी सारे, जब MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी बस आपने एक काम करना है जी, अभी आपने एक काम करना है, एक बार ये प्रोविज़न जो आज हमने किया दोबारा से एक बार रीड करके आनी है जी। एक बार दोबारा से रिवीजन करा रहा हूँ 2 मिनट के अंदर जी। पहले हमने क्या किया,
32 AD इन्वेस्टमेंट अलाउंस, बैकवर्ड एरिया वाले केस में मिलेगा। डेप्रीसिएशन नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट करोगे 15% मिलेगा, रेडी टू यूज से मिलेगा, लेस देन 180 डेज होने पर हाफ आपका नहीं होगा, ये हमारा इन्वेस्टमेंट अलाउंस है। 32 अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म होगा, सैलरी कैजुअल इनकम को छोड़ के इनफिनिटी लाइफ तक कैरी फॉरवर्ड होगा, ये बातें हमने यहाँ पे की। सेकंड प्रोविजो, डेप्रिसिएशन आप नंबर ऑफ डेज पे भी क्लेम कर सकते हो, अमलगामेशन, मर्जर, डीमर्जर, सक्सेशन वाले केस में, ये पॉइंट हमने किया सेकंड प्रोविजो में। फिर बात हुई 51 52। 51 पहली बात तो कैपिटल गेन का है, पीजीपी का नहीं है। 51 पिक्चर अभी बाकी है, 52 पिक्चर खत्म हो चुकी है, 51 पिक्चर अभी बाकी है, या तो गेन होगा या डब्ल्यूडीवी होगी, लॉस कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर 52 पिक्चर ही खत्म हो चुकी है, या तो गेन आएगा या लॉस आएगा, उस केस में आपकी डब्ल्यूडीवी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, बस ये बात ध्यान देना। और एक बात और ध्यान दो, 43.6 है डब्ल्यूडीवी निकालने का, ओपनिंग प्लस में परचेस माइनस में सेल, आपकी निकल जाएगी डब्ल्यूडीवी। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा सेक्शन 50 है। अब मैं आपको घर से कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जी। घर से होमवर्क मैं ये नहीं दे रहा क्वेश्चन करके आने को, घर से होमवर्क दे रहा हूँ कुछ सेक्शन पढ़ने को जी। एक तो ये 38.2 आपने पढ़ के आना है जी, नेक्स्ट क्लास का टारगेट सुन लो जी, 38.2। उसके बाद आपका ये 32 कहाँ पे क्या, ये रहा 35.11, 35.12, 12A, 13, 14, 2AA, 2AB। सर इतने सारे सेक्शन नेक्स्ट क्लास में, ये सारे आपस में इतने इंटरलिंक है। इसमें क्या परसेंटेज है, याद करो क्लास में परसेंटेज ही तो है, तो ये आपको देखने में लग रहे हैं सेक्शन इतने ज़्यादा है, एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, एक पेज में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद डी ये बस, ये जो सर्कल वाले सेक्शन हैं ये आपने एक बार घर से पढ़ के आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर पीजी पे ख़त्म नहीं होगा, मे भी आज हमारी क्लास नंबर 4 है, 7 क्लास लगेंगी हमारी, मतलब 7 घंटे हमें पीजीपी के रिवीजन में लगेंगे। जो मैंने 19 घंटे की रिवीजन क्लास डाली थी उसमें मैंने 3 घंटे में करवा दिया था। जो बच्चे कह रहे हैं ना मैराथन मैराथन मैराथन, सर ये तो शुक्र बनाओ इस बार हम आराम से कर रहे हैं, मैराथन में इतना बढ़िया तरीके से हम कर नहीं पाते। ठीक है, और जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं, रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं, ऑलरेडी मैं आपके ऊपर 32-33 घंटे क्लास में लगा चुका था, और उसको दोबारा 7 घंटे में रिवाइज करा रहा हूँ, तो इसके बाद भी आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे अब कल, क्योंकि मंडे कल है, कल शाम को ही मुलाकात करेंगे। और फिर कल 10 बजे तो हमारी जीएसटी की रिवीजन क्लास भी लाइव है। अपना जीएसटी के नोट्स, आपने 90,000 तो फैमिली के मेंबर हुए नहीं है, तो नोट्स तो मुझे लग नहीं रहा मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने कहा था 90,000 फैमिली के मेंबर कर देना, आपसे वो भी नहीं हुए कि हाँ भाई चलो दोस्तों के साथ शेयर कर लें, हर बच्चे को बताएं, वो काम भी नहीं आपसे हुआ। ठीक है, तो अब नोट्स पता नहीं अब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो अब आपके ऊपर। अभी कल का दिन है, 90,000 अगर हो जाए तो मैं कल अनाउंसमेंट कर दूंगा जी। बाकी फिर रात को 10 बजे लाइव आऊँगा जी। और डाउट सेशन आज हमारा नहीं होगा, ठीक है, डाउट सेशन आज हमारा नहीं होगा। डाउट सेशन अब दोबारा कब से स्टार्ट करेंगे, मंडे के बाद से स्टार्ट करेंगे आराम से, तो मैं दोबारा अनाउंस कर दूंगा कि डाउट सेशन फिर कब से स्टार्ट होगा जी। ठीक है, बाकी मंडे को हमारा 10 बजे जीएसटी की लाइव रिवीजन क्लास होगी, और कल 7 बजे, मतलब कल ही शाम को 7 बजे पीजीपी की रिवीजन क्लास नंबर 5 भी होगी। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय जी। और ठोक दो लाइक को, ठोक दो, कम से कम 1000-1500 लाइक किया करो, ताकि मुझे प्राउड फील हो अपने बच्चों के ऊपर कि हाँ जितने बच्चे आते हैं, देखते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, बाय बाय, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा।